Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the PW YouTube channel जहां पर जुडिशरी बाय PW के इस YouTube चैनल पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री वाईटी सीरीज में पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक्स। इससे पहले हम ऑलरेडी 9 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन, ऑफर, कंसिडरेशन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, काफी सारी चीजों को हम वाइंड अप कर चुके हैं और आज की क्लास में हम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट 2 डील करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन कैसा होता है वो बेसिक से हम एडवांस पूरा पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट कैसा होता है जब हम बात करें वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसको समझने के बाद अगला जो विषय आता है चर्चा का वो बनता है कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस करेगा कौन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। लेकिन उससे पहले जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो जरूर आप लेकर जाएंगे। फर्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू द बैच, that is this free YT batch is also available on your app, and which app? Obviously आपका और हम सबका प्यारा ऐप है और वो कौन सा है? PW ऐप है, फिजिक्स वाला ऐप है। आप इस फिजिक्स वाला ऐप को डाउनलोड करेंगे और वो डाउनलोड करने से जुडिशरी कैटेगरी में आपको ये एज इट इज यही वाला बैनर देखने को मिलेगा। इस फ्री बैच को एनरोल करने से बेटा आप ये सारी पीडीएफ जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गेट देम प्रिंटेड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि ये पर्टिकुलर बैच आपके पास 31st ऑफ दिसंबर तक ही अवेलेबल रहेगा। आफ्टर दैट द बैच एक्सपायर्स। दैट मींस कि आप YouTube पे सेशंस तो देख पाएंगे बट पीडीएफ वहां से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर आफ्टर दैट, अदरवाइज वीडियो से आप जो है अपने नोट्स बना पाएंगे। नाउ विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में पीडब्ल्यू हर बार ऑफर्स एंड सरप्राइजेस लेकर आता है, जिसके चलते जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच जो ऑलरेडी 10th ऑफ फेब को स्टार्ट हो चुका है उस पर 64% तक का हेवी डिस्काउंट चल रहा है। इनफैक्ट आप पीडब्ल्यू ऐप पर जाकर इस बैच को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। द स्टेट्स, द एग्जाम्स, द डीपीपीज, द मेंस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, लोकल लॉज, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर। अब डिस्कस करेंगे आज का मुद्दा जो कि हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने बोला था कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपका चैप्टर नंबर 4 है। सेक्शन नंबर 37 से लेके 67 आपके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से डील तो करता है, बट इस पूरे इतने बड़े चैप्टर्स को हमने 5-6 पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज उसमें से एक पार्ट पढ़ने वाले हैं हम, दैट इज रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को परफॉर्म कैसे करेंगे, हाउ इट इज टू बी परफॉर्म्ड। तो पहले वो रिवाइज करेंगे जो लास्ट सेशन में मैंने आपको टेबल बना के दिया था, ताकि इस बार आपको वापस वो सीक्वेंस और वो क्रोनोलॉजी समझ आए, जिसके तहत हम ये पूरा की पूरा चैप्टर नंबर 37 से 67 को डील करने वाले हैं। हमने बोला देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड टू बी परफॉर्म्ड एंड देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। Which all are the contracts which need to be performed? तो ये दे रखा है सेक्शन नंबर 37 से लेके 39 में। रिविजन करवा दूं मैं आपको फटाफट से। सेक्शन नंबर 37 में हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म इट। या तो वो परफॉर्म करेंगे और उनकी डेथ के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे, तब जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर नहीं हो रहा है। कॉन्ट्री इंटेंशन मतलब अगर पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो वो पर्टिकुलर पर्सन ही परफॉर्म करेगा, ना कि उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। देन इसके आगे या मैं बोलूं इसके साथ वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स है जो हमको परफॉर्म करने की ही जरूरत नहीं है, तो वो दे रखा है आपका 62 से लेके 67। नोवेशन, रेमिशन, डिस्पेंसिंग, है ना, रिसेशन, ऑल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, तो उसमें आपको फिर ऐसी संविदा का पालना करने की आवश्यकता नहीं है। यहां बोलता है 39 से 37 बेसिक्स हमने पढ़ा। 38 प्रॉमिसर रिफ्यूज कर दे, प्रॉमिसर परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है, प्रॉमिसी रिफ्यूज कर रहा है। 39 में प्रॉमिसर रिफ्यूज कर रहा है परफॉर्मेंस के लिए, प्रॉमिसी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, तो प्रॉमिसी के ग्राउंड्स पे, प्रॉमिसी के ऑप्शन पे द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। देन वी बिगैन विद सेक्शन नंबर 42-45 जिसमें हमने बोला that who has to perform the contract। जनरल रूल सेक्शन नंबर 40 बोलता है कि आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है, या प्रॉमिसर खुद परफॉर्म करेगा, या फिर प्रॉमिसर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय कर देगा परफॉर्मेंस के लिए। 41 जब परफॉर्मेंस आप थर्ड पर्सन से ले लें, तो थर्ड पर्सन से परफॉर्मेंस लेने पर यू कैन नॉट कंपेल द प्रॉमिसर टू परफॉर्म, बट यस द प्रॉमिसी कैन डेफिनेटली क्लेम द कॉम्पनसेशन। प्रतिकर जो है वो यहां पर प्रॉमिसर से क्लेम किया जा सकता है। 42 और 45, 42 में मैंने बोला कि जॉइंट लाइबिलिटीज है जॉइंट प्रॉमिसर्स की, 45 जॉइंट राइट्स हैं जॉइंट प्रॉमिसीज की।
42 के साथ ही हम 43 पढ़ते हैं, जो बोलता है प्रॉमिसर्स जॉइंट प्रॉमिसर्स के आपस के रिलेशन कैसे होंगे, कंट्रीब्यूशन करना है, इक्वल शेयरिंग करनी है, एक जॉइंट प्रॉमिसर दूसरे जॉइंट प्रॉमिसर को कंपेल कर सकता है परफॉर्मेंस के लिए। फिर 44 हमने पढ़ा, अगर प्रॉमिसी बहुत सारे जॉइंट प्रॉमिसर्स में से एक जॉइंट प्रॉमिसी को रिलीज कर देता है, डिस्चार्ज कर देता है, दैट डजंट मीन दैट अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स आर आल्सो डिस्चार्ज। ना ही द डिस्चार्ज जॉइंट प्रॉमिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स की तरफ खत्म नहीं होती है। उसके बाद हमने डील किया सेक्शन नंबर 46 से लेके सेक्शन नंबर 50, जो कहता है व्हेन एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड, कब और कहां कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, टाइम एंड प्लेस। 46 को हम हमेशा पढ़ते हैं 49 के साथ, 46 में टाइम नहीं दे रखा तो 49 में प्लेस नहीं दे रखी थी। टाइम नहीं दे रखा 46 में तो प्रॉमिसर भाई रीजनेबल प्लेस पर रीजनेबल टाइम में परफॉर्म कर देगा। 49 में जब टाइम नहीं दे रखा, प्लेस नहीं दे रखी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर टू अप्लाई टू प्रॉमिसी कि आप रीजनेबल प्लेस मुझे या प्रॉपर प्लेस प्रोवाइड कर दीजिए परफॉर्मेंस के लिए। फिर हम 47 और 48 को साथ में पढ़ते। 47 48 में एक खूबी बहुत शानदार है कि दोनों में ही प्रॉमिसी को अप्लाई नहीं किया हुआ है टाइम एंड प्लेस के लिए, हम दोनों में ही टाइम और प्लेस नहीं बता रखा है बट डेट जरूर बता रखी है, डे असर्टन कर रखा है। तो 47 में जहां टाइम और प्लेस तो नहीं दे रखा बट प्रॉमिसर हैज अंडरटेकन की काम हो जाएगा, तो टाइम यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस रहने वाला है और प्लेस क्या रहेगा, प्रॉपर प्लेस विद द परफॉर्मेंस और टू बी परफॉर्म्ड। 48 टाइम और प्लेस नहीं दे रखा बट द परफॉर्मर और द प्रॉमिसर अंडरटेक्स does not undertake to perform it। 47 में तो वो अंडरटेक कर लेता, 48 में वो अंडरटेक नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस के लिए। तो जब उसने अंडरटेक नहीं किया है परफॉर्मेंस के लिए, इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसी टू अप्लाई टू द प्रॉमिसर की प्लीज परफॉर्म कीजिए आप, बराबर। उसके बाद हम आगे चले जहां हमने सेक्शन नंबर 50 में मैनर एंड टंग पढ़ा, जिसमें हमको परफॉर्मेंस करना है और बता रखा है अगर तो उस हिसाब से होगा। सेक्शन नंबर 51 टू 58 कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस को आप परफॉर्म कैसे करेंगे, हाउ इट इज टू बी परफॉर्म्ड। ओके, फिर आता है 59 टू 61 जो बोलता है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कैसे होगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कैसे होने वाला है, वो भी जब एक से ज्यादा आपने डेट्स किसी सेम पर्सन से ले रखा है तो। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। सेक्शन नंबर 51, सेक्शन नंबर 51 बोलता है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, इसने भी प्रॉमिस किया हुआ है, इसने भी प्रॉमिस किया हुआ है, दोनों के मामले में परफॉर्मेंस पहले कौन करेगा। तो 51 ये कहता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के मामले में एक प्रॉमिसर तब तक परफॉर्म नहीं करेगा जब तक सामने वाला पर्सन, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिसी, आपको रेडी एंड विलिंग ना दिखे। ए जो है अपने गुड्स बी को तब तक नहीं बेचेगा, तब तक उसको डिलीवर नहीं करेगा जब तक बी उसको वो अमाउंट देने के लिए रेडी एंड विलिंग ना दिखे, और बी ए को गुड्स तब तक नहीं देगा जब तक बी को ए डिलीवरी ऑफ गुड्स के लिए रेडी एंड विलिंग ना दिखे। दैट मीन्स एक कदम ये बढ़ाएगा तो एक कदम ये भी बढ़ाएगा। ए तब तक कदम नहीं बढ़ाएगा जब तक बी रेडी एंड विलिंग ना दिखे, बी कब तब तक कदम नहीं बढ़ाएगा जब तक ए रेडी एंड विलिंग ना दिखे। तो सेक्शन नंबर 51 यही कहता है प्रॉमिसर तब बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए जब तक अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस उसको रेसिप्रोकल प्रॉमिसी उसको रेडी या विलिंग ना दिखे। सेक्शन नंबर 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, कौन पहले परफॉर्म करेगा। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑलरेडी दे रखा है, एक्सप्रेसली बता रखा है कि कौन पहले परफॉर्म करेगा, तब तो अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर एक्सप्रेस्ड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन जहां पर एक्सप्रेसली बता ही नहीं रखा है, ना हमारे पास ऐसी सिचुएशन है कि हम उसमें फाइंड आउट कर सके, तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन मींस नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस कर लेंगे। यस, जो नेचर है परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्मेंस कर लेंगे। ओके, 53, अच्छा 53 बाद में पढ़ेंगे, पहले सेक्शन नंबर 51 एंड 52 को आइए जरा डिस्कस कर लेते हैं। 51 प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, प्रॉमिसर बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग है परफॉर्म करने के लिए। अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग है परफॉर्म करने के लिए तब तो प्रॉमिसर परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, simultaneously एक साथ एक हाथ से दे एक हाथ से ले, ये वाला मामला है, then no promiser needs perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. That is your section number 51. देखिए एक बार illustration डिस्कस करें इसका। illustration क्या कहता है, A and B contract that A shall deliver goods to B to be paid for B by B on delivery. A और B के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कि A जो है ना B को गुड्स देगा
और उसका पेमेंट जो है सॉरी, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी, ओके, ए जो है बी को गुड्स डिलीवर करेगा और उसका पेमेंट बी उसको कब करेगा, डिलीवरी पे करेगा। तो ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स, एंड उसी के साथ बी शैल ऑल्सो नॉट पे फॉर द गुड्स अनलेस ए इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर देम ऑन द डिलीवरी। जाहिर सी बात है, जब तक ए उसको ये ना दिखे, रेडी एंड विलिंग ना दिखे डिलीवरी करने के लिए, तब तक बी उसको पैसे नहीं देगा। नेक्स्ट, order of performance, section number 52 of reciprocal promise. When the order in which the reciprocal promise are to be performed is expressed, अगर एक्सप्रेस कर रखा है अभिव्यक्त रूप से, उसमें शब्द दिखा रखे, लिखे हुए या बोल रखा है, then in that case fixed by contract they shall be performed in that order, उसी ऑर्डर में होगा। लेकिन where the order is not expressly fixed by the contract, लेकिन जहां पर अभिव्यक्त रूप से टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड ही नहीं है कि कैसे परफॉर्म करना है, then they shall be performed in the order of according to the nature of the transaction requires। नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड में ना आपको बहुत सारे इलस्ट्रेशंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जब घर बनाने की बात होती है ना, तो बेटा जब तक एक पर्सन आपको घर नहीं बना के दे, तब तक आप उसको पैसे नहीं देते। तो ये आमतौर पे जनरल प्रैक्टिकल बात है ना। जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने गए हो, तो पहले खाना खाओगे फिर ही तो पेमेंट दोगे ना, सो दैट अगर खाने में कुछ नुकसान निकल जाए या खाना अप टू द मार्क ना निकले तो आप उसका अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर सकते हो। यस, अ डिफरेंट केसेस विद द थिएटर्स, अगर मूवी वगैरह देखने जा रहे हो तो पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर ही तो आपको थिएटर में घुसने देंगे ना, क्योंकि वहां पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ही ऐसा कि पहले पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको मूवी देखने के लिए अलाउ किया जाएगा। ओके, तो ऐसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस। ए इज प्रॉमिस टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म फर्स्ट, मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बी इज प्रॉमिस टू पे। देखो 1872 का लॉ है, कहता है कि ए जो घर बनाए उससे पहले must be performed before B is promised to perform, B is promised to pay। मतलब A क्या करेगा, घर पहले बिल्ड करेगा। A is promised to build the house must be performed before B is promised to pay for it। यही होता है ना आमतौर पे, 1872 का लॉ है, उसके बावजूद भी अभी भी यही चल रहा है, पहले घर बनाइए उसके बाद पेमेंट मिलेगा, है ना। वैसे बेटा आजकल जो है ना वो घर बनाने से पहले ही एडवांस थोड़ा ले लेते हैं ना, वो जाहिर सी बातें बोलेंगे साहब माल वगैरह लाना है ना, थोड़ा उनको एडवांस चाहिए होता है। थोड़ा बहुत अगर एडवांस दे दो तो फिर जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में काम होता है उसके सीक्वेंस में आप पैसा देते रहते हैं। ठीक है जी, बाकी इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। ओके, सेक्शन नंबर 53 देखेंगे, यहाँ पे क्या कहता है। कई बार बेटा कभी कभी ना पार्टीज आपको प्रिवेंट कर देती है, पार्टीज प्रिवेंट कर देती है वो पर्टिकुलर इवेंट टेक प्लेस करने से, तो आप अपने परफॉर्मेंस से रुक गए ना। जब आप अपने ही परफॉर्मेंस से रुक गए हो क्योंकि सामने वाली पार्टी ने कुछ ऐसा कर दिया है, then in that case on your option the contract becomes voidable, you can either accept it or reject it, and voidable के केस में you can even ask for the compensation। 53, liability of the party preventing event on which the contract is to take effect। जब कॉन्ट्रैक्ट होना था उस इवेंट को रोक देता है कोई पर्टिकुलर पार्टी, तो उस टाइम डिफॉल्टिंग पार्टी हो गई ना वो, एंड द इनोसेंट पार्टी इज लाइबल टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। वो वॉइडेबल तो वैसे ही बन गया, आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके उसके आगे का स्टेटस डिसाइड करते हैं। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। जिस पार्टी को प्रिवेंट किया उसके ऑप्शन पर ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा बन जाता है, वॉइडेबल बन जाता है। और उसके साथ साथ he is entitled to compensation from the other party for the loss which he may sustain in consequence of the non-performance of the contract। So in this case जिसको आपने prevent किया है वो particular person आपसे compensation भी ले सकता है। देखो जरा illustration देखेंगे। A and B contract that B shall execute certain work for A for 1,000 rupees। A और B के बीच ये agreement हुआ that B तुम A के लिए 1,000 का कोई काम करोगे। B is ready and willing to execute the work accordingly, but A prevents him from doing so। मान लो B ने बोला ठीक है मैं तुम्हारे घर पे आके पेंट वगैरह करूंगा, A ने उसको प्रिवेंट कर दिया, आने ही नहीं दे रहा है। The contract is voidable at the option of B। B इस कॉन्ट्रैक्ट को voidable है, दैट मीन्स एक्सेप्ट करेगा रिजेक्ट करेगा। एंड इफ ही इलेक्ट्स टू रिसेंडेड, रिसेंडेड मतलब अगर वो बी इलेक्ट कर लेता है कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, मैं इसको कैंसिल करता हूं, देन he is entitled to recover from A compensation for any loss which he has incurred for its because of its non performance। non performance की वजह से जो लॉस हुआ है उसके लिए
हमारा बी यहां पर कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है ए से। दैट वाज सेक्शन नंबर 53। चलेंगे आगे सेक्शन नंबर 54, इस चार्ट से डिस्कस कर लेंगे। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू द प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। 53 कहता है कि मैम जब रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है ना, तो एक पर्टिकुलर प्रॉमिस हो सकता है इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या इस पर्टिकुलर प्रॉमिस के परफॉर्मेंस होने पर डिपेंड करे। देयर आर टू प्रॉमिसेस, दिस पर्टिकुलर प्रॉमिस डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस प्रॉमिस, दैट मींस दिस प्रॉमिस नीड्स टू बी परफॉर्म्ड फर्स्ट। आप टेलर के पास गए, आपने टेलर वाले भैया को बोला भैया हमको एक सूट सील के दे दो। भैया बोले ठीक है सूट सील के दे देंगे, लेकिन कपड़ा तो लाओ। आपने प्रॉमिस किया, ओके फाइन आई विल गिव यू द रॉ मटेरियल। तो टेलर भैया आपको तब तक वो सूट नहीं दे सकते जब तक आप उन्हें कपड़ा ना दे दो। सो दिस परफॉर्मेंस ऑफ preparing a suit for you or stitching a suit for you depends upon when you provide him or whether you provide him with the raw material or not. तो इन दोनों केसेस में ये प्रॉमिस इसके ऊपर डिपेंड करता है ना, तो पहले ये परफॉर्म होना चाहिए। और अगर आपने ये परफॉर्म ही नहीं किया बेटा, यू कैन नॉट आस्क द टेलर to give you the suit, you cannot ask the tailor to stitch the suit because you have committed the default. When you have committed the default, then you cannot ask for the performance to this tailor. ये अब भैया से आप नहीं बोल सकते कि भैया सूट सिल के दीजिए, बिकॉज आपने खुद ही डिफॉल्ट कमिट कर दिया है। ऑल्सो आपके ये डिफॉल्ट कमिट करने से एक तो आपका राइट खत्म हो गया इनसे परफॉर्मेंस मांगने का, दूसरा ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट। ये अपने सूट सिलने वाले प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, उल्टा आपसे कॉम्पनसेशन डिमांड कर लेंगे। ओके चलिए पढ़ते हैं। इन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, one promise depends upon the performance of other promise and the promiser of the last promise fails to perform it. जो लास्ट प्रॉमिस था उसका प्रॉमिसर उसको फेल कर देता है परफॉर्म करने से। ये फर्स्ट था ना कि भैया टेलर सूट तैयार करके दोगे, बोले कि हाँ तैयार करके दे दूंगा बट तुम ना मुझे क्या करना, रॉ मटेरियल देना। जब लास्ट प्रॉमिसर का प्रॉमिस फेल कर देता है, आपने फेल कर दिया ना, सूट नहीं दिया ना, तो फर्स्ट प्रॉमिसर, द फर्स्ट प्रॉमिस का प्रॉमिसर इज डिस्चार्ज, वो जिम्मेदार नहीं है। देन द प्रॉमिसर कैन नॉट क्लेम द परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड मस्ट कॉम्पनसेट द अदर पर्सन। तो ये इससे परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता है। आपने कपड़ा ही प्रोवाइड नहीं किया तो बेटा वो सूट कहां से प्रोवाइड करेंगे आपको। ओके आइए जरा 54 पढ़े। यस 54, effect of default as to the promise which should be first performed in contract consisting of reciprocal promises. क्या इफेक्ट होगा इस केस में? कहता है when a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed, या तो वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता या उसका परफॉर्मेंस cannot be claimed till the other one has performed and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it. लास्ट प्रॉमिस का प्रॉमिसर फेल कर देता उसको परफॉर्म करने में, तो फर्स्ट प्रॉमिस के प्रॉमिसर से आप परफॉर्मेंस नहीं मांग सकते हो। And such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make the compensation to the other party to the contract for any loss which the other party may have sustained by the non-performance of the contract. यही तरीका है आपका सेक्शन नंबर 54 को पढ़ने का। चलो एक इलस्ट्रेशन डील करते हैं। ओके देखो जरा, फर्स्ट इलस्ट्रेशन डील करते हैं, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट। एक बार सेकंड इलस्ट्रेशन भी हम देख लेंगे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन कहता है बेटा ए हायर्स बी's शिप टू टेक इन एंड कन्वे फ्रॉम कैलकाटा टू मॉरिशस अ कार्गो टू बी प्रोवाइडेड बाय ए। ए ने बोला बी को कि बी तुम्हारा ये जो शिप है ना ये मैं हायर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये शिप कैलकाटा से मॉरिशस जाए और इस शिप में तुम कार्गो लेकर जाओगे जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। तुम कार्गो लेकर जाओगे जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा। ए से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये जो शिप है ना कैलकाटा से मॉरिशस पहुंचा देना, उसमें कार्गो मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुमको। बी रिसीविंग अ सर्टेन फ्राइट फॉर हिज कन्वेंस, फ्राइट कुछ पैसा वगैरह जो है कन्वेंस के लिए मिलेगा। ए डज नॉट प्रोवाइड एनी कार्गो फॉर द शिप, ए ने कोई कार्गो प्रोवाइड ही नहीं किया। फर्स्ट प्रॉमिस इससे किया,
फर्स्ट प्रॉमिस इससे क्या, लास्ट प्रॉमिस, सेकंड प्रॉमिस ये था कि तुम शिप लेके जाओगे, ए बोला हाँ मैं तुमको कार्गो प्रोवाइड करूंगा, बोले हाँ। अब क्या जब ए खुद ही कार्गो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, शिप में कार्गो डाल ही नहीं रहा है, क्या वो बी को बोल सकता है कैलकाटा से लेके मॉरिशस तुम वो शिप को लेकर क्यों नहीं गए? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि बी का जो परफॉर्मेंस है वो ए के कार्गो प्रोवाइड करने के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है ना। So the promisor of this particular last promise has failed to perform his part, then he cannot claim the performance from the promisor of the first promise. So now A cannot claim the performance of B's promise and must make the compensation to B for the loss which B sustains for the non-performance of the contract. बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा एक illustration है ये। Okay, आगे चलें। Next. आई थिंक सेम इसमें बिल्डिंग वर्कर्स है और वो प्रॉमिस करता है दैट स्कार्फ फोल्डिंग एंड टिम्बर प्रोवाइड किया जाएगा वर्क के लिए, लेकिन बी ने ऐसा कोई भी बेटा फर्निश किया ही नहीं टिम्बर एंड द वर्क कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ए नीड नॉट एग्जीक्यूट द वर्क, ए बेटा उसके लिए कोई घर नहीं बनाने वाला है एंड बी इज बाउंड टू मेक द कॉम्पनसेशन टू ए फॉर एनी लॉस कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वो नॉन परफॉर्मेंस इसलिए हुआ क्योंकि बी ने रॉ मटेरियल टिम्बर स्कार्फ फोल्डिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, तो ए घर बना के देगा कहां से? ओके चलिए, सेक्शन नंबर 55 जो बोलता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एट द फिक्स्ड टाइम। एक निर्धारित समय था जिसमें आपको उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना था, आपने परफॉर्म नहीं किया। यहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम है ना, वो एसेंस है या नहीं है? एसेंस मींस इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म इट एट द गिवन टाइम। अगर वो उसी निर्धारित समय पे आपको परफॉर्म करना जरूरी था और आपने परफॉर्म नहीं किया, तो सेक्शन नंबर 55 बता रहा है, जहां फर्स्ट पैरा कहता है व्हेन टाइम इज एसेंस, जब उसको समय पर कर देना अत्यंत आवश्यक था उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए और आपने परफॉर्म नहीं किया, ये फर्स्ट पैरा। और सेकंड बोलता है व्हेन टाइम इज नॉट एसेंस, जब ए ने बी को ऑलरेडी ये बता दिया कि बी मैं तुमसे 100 kgs ऑफ शुगर ले रहा हूं बिकॉज 1 जनवरी को मेरे पास 500 ऑर्डर आ रखे हैं, तो टाइम इज एसेंस ना, तुम मुझे 31 दिसंबर तक 100 किलो शक्कर पहुंचा देना। बी फेल्स टू प्रोवाइड 100 kgs ऑफ शुगर टू मिस्टर ए बाय 31 दिसंबर, तो यहां पर टाइम एसेंस था क्योंकि वो मेजरली इस चीज के लिए यहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अब 7-8 को पहुंचाए ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, यहां पर वो पर्टिकुलर शुगर को पहुंचाना ये डिस्क्रिशन रहेगा हमारे ए का कि वो एक्सेप्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, क्योंकि टाइम जहां एसेंस होता है वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। व्हेन टाइम इज एसेंस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रॉमिसी। ए चाहे तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, 7-8 जनवरी को अगर प्रोवाइड किया, मिठाई की दुकान है ठीक है और मिठाई बनाने में काम ले लेगा, एंड साथ ही साथ प्रोमिसी इज एंटाइटल फॉर कॉम्पनसेशन। प्रोमिसी एंटाइटल है कॉम्पनसेशन के लिए, आलो तुम्हारी वजह से ना मैं 500 ऑर्डर मेरे नुकसान में चले गए, पानी में चले गए, मैं उसको भरपाई नहीं कर पाया तो मेरा नुकसान हो गया। ओके, लेकिन अगर प्रोमिसी इसके बावजूद उसको एक्सेप्ट कर ले, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं करके एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्टेंस के वक्त अगर वो उसको बता दे कि तुमने देरी से पहुंचाए इसलिए मैं कॉम्पनसेशन क्लेम करूंगा, तो ही वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है, अदरवाइज ही कैन नॉट क्लेम द कॉम्पनसेशन। ये कहता है ये प्यारा सा पैराग्राफ। और इसका सेकंड पैरा क्या कहता है? व्हेन टाइम इज नॉट एसेंस, जब टाइम एसेंस ही नहीं है। ए बेटा हर महीने कभी भी किसी भी डेट पर बी को बोलता था कि शुगर पहुंचाओ, एक हफ्ते के अंदर अंदर हर बार शुगर आ जाती थी क्योंकि मिठाई की दुकान है। एक बार ऐसा हुआ कि बी प्रोवाइड नहीं कर पाया, 2 हफ्ते लेट हो गया, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं बनता, वैलिड है, बस जितनी देरी हुई ना उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। मतलब शुगर तो आपको अभी भी लेनी पड़ेगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंस नहीं था, मिठाई तो रोज बनती रहती है, कभी भी बना लो मिठाई, शॉप पर तो जो है शुगर तो रोज काम आ जाएगी। सेक्शन 55 कहता है effect of failure to perform a contract in which time is essential। यहां पे क्या बोला है? when time is essence, yes time यहां essence है। ओके, यहां पर time not essence। ओके, चलिए, when a party to a contract promises to do a certain thing at or a specified time, जब पार्टी ने प्रॉमिस कर लिया कि एक निर्धारित समय पर मैं आपके लिए कुछ काम करने वाला हूं और certain things at or before the specified time and fails to do so and fails to do any such thing at or before the time specified, the contract has not been performed। जितना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हुआ है, it becomes voidable at the option of the promisee।
प्रोमिसी उसको वॉइड, प्रोमिसी के ऑप्शन पे वॉइडेबल है, मतलब प्रोमिसी एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट हो गया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट कर दिया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। इफ द intention of the party was that the time should be the essence of the contract, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप ये सुनिश्चित करके बता दो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में समय पर परफॉर्म करना उसका एसेंस था, पार्टी इज ऑलवेज इंटेंटेड कि हमारा जो शुगर है वो 31 दिसंबर तक आ जाना चाहिए, क्योंकि 1 जनवरी को हमारे पास 500 ऑर्डर्स आ रखे हैं। अब टाइम एसेंस है या नहीं है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ पार्टीज के ऊपर रहेगा टू प्रूफ कि हमारा उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन क्या था टाइम को रखने का, एसेंस के तौर पे रखा था या विदाउट एसेंस रखा था। ओके, इफेक्ट ऑफ फेलियर व्हेन टाइम इज नॉट एसेंशियल, या टाइम एसेंशियल नहीं है या एसेंशियल है। इफ इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज दैट टाइम शुड बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल, इट रिमेन्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लिखेंगे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ओके, by the failure to do such thing at or before the specified time, but the promisee is entitled to compensation from the promiser for the loss occasioned to him by such failure। तो जो भी डिले हुआ है ना उसके लिए वो कॉम्पनसेशन जरूर क्लेम कर सकता है कि आपने एक हफ्ते लेट शुगर पहुंचाई, उस दौरान मुझे कहीं और से शुगर लेनी पड़ी, ऑन द स्पॉट लेना पड़ा, मुझे थोड़ा जो है ज्यादा पैसा पे करना पड़ा, इस चीज की डिमांड यहां पर की जा सकती है। और ये किससे डील करता है, ये डील करता है आपके फर्स्ट पैरा के पोर्शन से, दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बिकमिंग वॉइडेबल बट स्टिल द प्रोमिसी इज एक्सेप्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिसर, उस वक्त एक्सेप्टेंस के वक्त अगर आप बोल दो दैट आई एम गोइंग टू क्लेम द कॉम्पनसेशन फॉर द डिले दैट यू हैव कॉज्ड बिकॉज द टाइम वाज द एसेंस, तो ही आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट द टाइम अदर देन द एग्रीड अपॉन, जो टाइम हमने एग्री किया हुआ था फर्स्ट पैरा में, उस टाइम के अतिरिक्त आप हमारे पास वो पर्टिकुलर गुड्स लेकर आए हो और जब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तब की बात कर रहा है ना, एग्री कर रखा था ना उस टाइम पर, मतलब टाइम एसेंस था। इफ इन केस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, इफ इन केस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, पैरा 1 और पैरा 2 में से कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कहां हो रहा था, पैरा 1 में हो रहा था, इसलिए ये बात किसकी करता है, पैरा 1 की करता है। किसकी बात करता है, जहां टाइम एसेंस था उस सिचुएशन की। इफ इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल ऑन अकाउंट ऑफ द प्रोमिसर्स फेलियर, प्रोमिसर के फेलियर पे जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन रहा है, जहां टाइम एसेंस था कौन से, पैरा नंबर 1 पे, उस वक्त टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस एट द टाइम एग्रीड, द प्रोमिसी, उस वक्त अगर प्रोमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस, वॉइडेबल है ना, आइदर यू कैन एक्सेप्ट और यू कैन रिजेक्ट, तो जब वो परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर रहा है ऑफ सच प्रोमिसी एट द टाइम अदर देन द टाइम एग्रीड, द प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम द कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ओकेजन, वो तब तक कॉम्पनसेशन नहीं मांग सकता है unless at the time of such acceptance of the performance he gives the notice to the promiser of his intention to do so। नॉन परफॉर्मेंस के लिए जब वो कॉम्पनसेशन लेने की बात कर रहा है तो वो सिर्फ तभी लेगा जब उसने वो डिलेड परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करते वक्त प्रोमिसी को ये बोल दिया हो दैट आई हैव एन इंटेंशन टू क्लेम द कॉम्पनसेशन, अदरवाइज नहीं। That was 55. Now we will come to section number 56। बहुत प्यारा सेक्शन है 56। कहता है एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। एग्रीमेंट किस चीज का है, इम्पॉसिबल एक्ट का एग्रीमेंट है, इम्पॉसिबल एक्ट का एग्रीमेंट है। कहता है एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, पर ध्यान दें यहां पर 3 पैरा है, ये फर्स्ट पैरा है और ये इसका फर्स्ट पैरा है और इसका सेकंड पैरा है। ध्यान रखें जब हम दोनों पैराग्राफ्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पैरा डील करता है नॉट बाय डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन बट वॉइड एग्रीमेंट्स, और ये बात करता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की। किसकी बात करता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करता है। जब हम वॉइड एग्रीमेंट बोल रहे हैं मतलब आप डे 1 से जानते हो कि आप इम्पॉसिबल एक्ट करने के लिए बोल रहे हो। मैम चांद तारे तोड़ के लाएंगे आपके लिए, आसमान जो है धरती पर ले आऊंगा मैम अगर मैं एग्जाम क्लियर कर लिया तो। यूनिवर्सल ट्रुथ के अगेंस्ट है। 36 में हमने इवेंट इम्पॉसिबल रखा था, जो अपने आप हो जाए वो इम्पॉसिबल चीज, कि सूरज वेस्ट से उगेगा तो उसमें हम थोड़ी ना सूरज को उगा रहे कि सूरज वेस्ट से उग जाएगा तब, वो इवेंट अपने आप अगर ऐसा हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। 36 में वॉइड एग्रीमेंट, यहां पर बोल रहे हैं कि हम इम्पॉसिबल इवेंट एक्ट करने का, नॉट इवेंट, हम इम्पॉसिबल एक्ट करने का वादा कर रहे हैं। 36 में इवेंट था, 56 में एक्ट है। यहां पे पार्टी बोल रहे हैं कि हम इम्पॉसिबल चीज करेंगे जो कि असंभव है। जब डे 1 से आपने ऐसा कर रखा है, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड ab initio। लेकिन आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, दैट मीन्स अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है।
पार्टीज ने कुछ नहीं किया, सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी आ गई, बिना पार्टीज के हस्तक्षेप किए वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इंपॉसिबल हो जाता है या अनलॉफुल हो जाता है। बाद में एग्रीमेंट से बराबर कॉन्ट्रैक्ट में बदल गया था, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने की बारी आई, उससे पहले दो ग्राउंड्स, इंपॉसिबिलिटी, अनलॉफुलनेस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड हो जाता है, दैट मींस उसको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है, उसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ओके, एंड अगर प्रॉमिसर को इस केस में ऑलरेडी पता था, न्यू अबाउट द इम्पॉसिबिलिटी और अनलॉफुलनेस, बट प्रॉमिसी को नहीं पता था, तो प्रॉमिसर की जिम्मेदारी होगी दैट ही शैल कॉम्पनसेट टू प्रॉमिसी। क्यों? तुमको आइडिया था ना कि इम्पॉसिबिलिटी होने वाली है या अनलॉफुलनेस होने वाला है। यस, वॉइड एग्रीमेंट में स्टार्टिंग से ये चीज थी, तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी को कॉम्पनसेट करेगा। तो प्लीज नोट डाउन, कई बार एग्जाम में 56 को लेकर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सेक्शन 56 कहता है एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज वॉइड। वॉइड प्लस एग्रीमेंट, ये क्या है? वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एब इनिशियो, स्टार्टिंग से। सेकेंड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, इट सेज कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट जो कि आफ्टरवर्ड्स बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुलनेस। A contract to do an act which after the contract is made, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद या तो इम्पॉसिबल हो जाए या बिकॉज ऑफ रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट, ये इम्पॉसिबल हो रहा है या कुछ ऐसा इवेंट जो प्रोमिसर के हाथ में था ही नहीं उसको रोकना, या फिर अनलॉफुल हो जाए, तो इट बिकम्स वॉइड। वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। वर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला? वॉइड। सो आर वी राइट इन सेइंग दैट सेकंड पैरा में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोला है। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इधर है सेकंड पैरा में, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या मैं कहूं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, एक्ट ऑफ गॉड, इलीगैलिटी, ये सारी चीजें, डेथ ऑफ द पार्टीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर when the act becomes impossible or unlawfulness। और ये क्या कहता है? compensation for the loss for non performance of act which is already known कि वो impossible है या unlawfulness है। then in that case यहां पर promiser की जिम्मेदारी बनेगी, क्योंकि देखो promisee did not knew but the person who has promised he knew with the reasonable diligence that कि ये पर्टिकुलर चीज इंपॉसिबल होने वाली है, अनलॉफुल होने वाला है, देन प्रॉमिसर शैल कॉम्पनसेट टू द प्रॉमिसी फॉर द लॉस ओकेजन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। जब आपको ऑलरेडी पता था तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर क्यों हुए? अब जरा देखेंगे कि इन इलस्ट्रेशंस में वॉइड एग्रीमेंट हो रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कहता है ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ए बी से एग्री करता है कि सुनो, मैं जो है ना तुम्हें एक बढ़िया जादू दिखाऊं। क्या बोला? कि मैं आपको यहां पर एक अच्छा खासा जादू दिखाऊंगा। अब जादू दिखाना इसके हाथ में है क्या? निकाल कर सकता है वो ऐसा जादू? देखो होते हैं जादू, ठीक है, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे जादू वादू को नहीं मानता है, तो द एग्रीमेंट इज वॉइड। स्टार्टिंग से वॉइड एब इनिशियो, दिस इज 56 का पैरा 1, क्लॉज सबसेक्शन नहीं है, पैरा 1 2 3 करके चलेंगे आप। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बी, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी ईच अदर। ए और बी दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान करते हैं। बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज ए गोज मैड, मतलब ए उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनकेपेबल हो जाता है, और जैसे ही बाद में इनकेपेबल होता है, बेटा अगर शुरुआत से इनकेपेबल था तो सेक्शन नंबर 11 के वर्च्यू से वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में इनकेपेबल हुआ, मतलब सब्जेक्ट मैटर पार्टीज जो है वो इनकेपेबल बाद में हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। दैट मींस 56 का पैरा 2। ओके, 56 का पैरा 2। अब देखो इसमें ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी बी, ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुमसे, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है टू मैरी बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी। ए बी से वादा करता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, लेकिन ऑलरेडी सी से शादी हो रखी थी, एंड सी से ए की शादी ऑलरेडी हो रखी थी, एंड बीइंग फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ के वजह से वो इम्पॉसिबल है ना, अनलॉफुल है ना, सी ऑलरेडी मैरिड है बेटा। तो आपने जिस दिन एग्रीमेंट किया डे 1 से, ये वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शुरुआत से एक ही बेटा सी से शादी हो रखी थी, उस वक्त बी से बोलता है मैं आपसे शादी करूंगा, नो, which he is subject to practice polygamy. A must make the compensation to B for the loss caused to her by non-performance of his promise. Okay. Reciprocal promise to do a thing legal and also to do other thing illegal. बहुत अच्छा, सेक्शन नंबर 57, 58 एंड 24 हम साथ में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड ऑल्सो टू डू अदर थिंग्स इलीगल। आपका प्रॉमिस ऐसा है जिसमें आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि हम कुछ चीजें इलीगल भी करेंगे एंड लीगल भी करेंगे।
एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो दो चीजों का प्रॉमिस किया है, एक लीगल चीज करने का, दूसरा इलीगल चीज करने का, तो लीगल चीज करने वाला वैलिड रहेगा, इलीगल चीज करने वाला वॉइड हो जाएगा। देखो, with a person reciprocally promises firstly to do certain things which are legal and secondly which are specified circumstances, जो specific circumstances में क्या हो जाएंगे, illegal, then the first set of promise of a contract तो कॉन्ट्रैक्ट है, बट द सेकेंड इज वॉइड एग्रीमेंट, सेकेंड वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वैलिड रहेगा। यस, लुक एट दिस वन 57 रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये सेपरेबल है। आपने एक ही पूरे कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें मेंशन कर दी कि मैं ना 5,000 रुपए में आपको एक रेजिडेंशियल घर दूंगा, आपको एक घर दूंगा, अगर आपको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करना है तो 5,000, बट इफ इन सर्टन सर्कमस्टांसेस यू वांट टू यूज इट फॉर गैम्बलिंग तो मैं 50,000 रुपए लूंगा। तो गैम्बलिंग के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि गैम्बलिंग के लिए अगर घर को यूज करना है तो करो, पर 50,000 लूंगा, ये वॉइड एग्रीमेंट है। डे 1 से अनलॉफुल है बेटा, अनलॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 23। यस, इसका इलस्ट्रेशन देखेंगे, पहले आओ 57 का इलस्ट्रेशन देखते हैं और मैं वापस से इलस्ट्रेशन के साथ आपको इन सबका डिफरेंस बताऊंगी। A and B agree that A shall sell B a house of rupees 10,000, but if B uses it as gambling house, he shall pay rupees 50,000। बोला B को कि अगर तुम्हें उसे गैम्बलिंग के लिए यूज करना है ना तो मैं तुमसे 5,000 रुपए लूंगा। तो फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू सेल द हाउस एंड टू पे 10,000 रुपीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बट द सेकंड सेट जहां पर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 23 दैट बी मे यूज द हाउस एज अ गैम्बलिंग, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ये यहां पर वॉइड एग्रीमेंट बन गया। और यहीं पर आता है सेक्शन नंबर एक 58 में ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस है। ऑल्टरनेटिव मतलब या तो ये या ये, या तो ये या ये, दोनों में से कोई एक चीज, दैट मीन्स यू हैव एन ऑप्शन टू चूज। व्हेन यू हैव एन ऑप्शन टू चूज तो इलीगल वाली चीज हम वॉइड कर देंगे और वैलिड वाली अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो वैलिड वाली वैलिड रहेगी, लीगल वाली वैलिड रहेगी। When you given an alternative promise, that is a choice, जहां एक चॉइस में से एक चॉइस आपने लीगल कर रखा है और साथ ही साथ दूसरी भी, मतलब दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, पर कंडीशन चॉइस में दोनों चॉइस मेंशन्ड है। इसलिए हेलो एवरीबॉडी 58 में इसीलिए पैराग्राफ में वर्ड एंड यूज किया है बट इलस्ट्रेशन में वर्ड और यूज किया है। एंड बोला है कि ब्रांच दोनों है, लीगल एंड इलीगल ब्रांच दोनों है। वर्ड उन्होंने बोला कि दो ब्रांचेस हैं, एंड है, बट वर्ड ऑल्टरनेटिव लगाते ही इसका मतलब ये हो जाता है कि आपको दोनों में से एक चूज करनी है। There are alternative promise, one this and other this, and when I say that there are two choices, दोनों में से कोई एक चूज करना है, that means होगी तो दोनों में से एक ही ना बेटा। तो आपने चॉइसेस लगा रखी है, तो जब आप लीगल ब्रांच की बात करोगे तब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप इलीगल ब्रांच की भी चॉइस लगा रहे हो तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो सेक्शन नंबर 23 से हिट कर जाएगा। इसका इलस्ट्रेशन दे रखा है दैट एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए एग्रीमेंट किया जाता है कि कुछ 5-10 हजार रुपए हम आपको देंगे, उसके एवज में या तो मैं आपको राइस दे दूं या ओपियम दे दूं। राइस एंड ओपियम की ऑल्टरनेटिव चॉइस लगा रखी है, तो दोनों में से कोई एक चूज करना है आपको। राइस वाला अगर ऑप्ट करते हो आप कंसिडरेशन तो वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ओपियम वाला कंसिडरेशन एक्सेप्ट करते हो तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, बिकॉज 23 की वजह से हिट हो रहा है ना वॉइड कंसिडरेशन, दैट इज एग्रीमेंट वेयर द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। ओके, यस और नो? आइए जरा एक बार हम आते हैं सेक्शन नंबर 58 पर। कहता है ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। In case of alternative promise, one branch which is legal and other branch illegal. Branches दोनों mention किए, but alternative लगा दे, मतलब you have a choice either to choose this or this. The legal branch can alone be enforced and illegal branch को हम enforce ही नहीं करेंगे। Illustration देखो, illustration क्या कहता है? Illustration, A and B agree that A shall pay B rupees 1,000 for which B shall afterwards deliver to A either rice or smuggled opium। या तो राइस या स्मगल्ड ओपियम में आपको देना, नॉट ओपिनियन, ओपियम में आपको देने वाला हूं। अब ओपियम का तो ऑप्शन जो है वो इलीगल है। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट टू द डिलीवरी ऑफ राइस एंड वॉइड एग्रीमेंट टू द डिलीवरी ऑफ ओपियम।
ओपीएम के हद तक हमारा एग्रीमेंट क्या रहने वाला है, वॉइड एग्रीमेंट रहने वाला है। राइस के हद तक हमारा जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है वो वैलिड रहने वाला है। गॉट इट, यस और नो। अब चलेंगे 23 में। 23 में हमने कंसिडरेशन की बात की थी, वहां तो वो पूरा के पूरा वॉइड हो रहा था। ऐसा क्यों? वहां बोला ना एक पर्टिकुलर 1000 रुपए के एवज में मैं आपको पर्टिकुलर गुड्स भी दूंगा, इलीगल ट्रैफिकिंग का भी आर्टिकल्स दूंगा एंड कुछ लीगल आर्टिकल्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, कार्गो भी दूंगा। यस और नो? बट वहां पे जॉइंट कंसिडरेशन था, इसलिए पूरा के पूरा एग्रीमेंट वॉइड हो रहा था। लेकिन 57 एंड 58 में पार्ट पार्ट वॉइड हो रहा है। आ जाओ जरा इसका ना एक हम काम करते हैं और ये नोट डाउन करेंगे सभी स्टूडेंट्स। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कौन कौन से ग्राउंड्स पे होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के लिए जरूरी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, इम्पॉसिबल या इलीगल हो जाता है, एंड इम्पॉसिबिलिटी कोई ऐसे इवेंट की वजह से होनी चाहिए जो पार्टीज के हाथ में नहीं थी, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना अगर इम्पॉसिबल हो जाता है, सर्कमस्टांसेस में चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट अगर लॉस्ट हो जाता है, या पार्टीज की डेथ या इनकैपेसिटी हो जाए, या गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना दे, तो इन सब के ग्राउंड्स पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जिसको हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, आएंगे जरा अब हम ना 2 चार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? 2 चार्ट्स, मैं बोलूंगी एक चार्ट है पर 3 सेक्शंस का है वो। ठीक है, yes, 1, 2 बराबर। देखो ये समझा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना है आपको इन सबको। ठीक है, 24, 57, 58 बराबर। बेटा 24 में क्या हो रहा था? हमारा ना पार्ट कंसिडरेशन था। ठीक है, 57 में क्या था? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थी, जहां 2 ब्रांच थी, एक लीगल थी और एक इलीगल थी। बराबर। 58 में क्या था? रेसिप्रोकल प्रॉमिस थी, बट वहां पर भी एक ब्रांच लीगल थी और एक ब्रांच इलीगल थी, बट वो ऑल्टरनेट में थी। क्या थी? ऑल्टरनेट में थी। अब मैं एक और वर्ड लिख रही हूं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। सेक्शन नंबर 57 में दोनों जो ब्रांचेस है ना, दे आर सेपरेबल, उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसमें नॉट सेपरेबल, ये सेपरेबल नहीं है कंसिडरेशन। अंडरस्टूड? और जब हम 58 की बात करते हैं, यहां पे आपके पास एक चॉइस है। बराबर, चॉइस है। ओके, अब जरा ना हम इसके इलस्ट्रेशन बना लेते हैं, ताकि आपको इलस्ट्रेशन से ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। ओके, आओ जरा। ए प्रॉमिस करता है बी को कि लिसन, आई गिव यू 1000 रुपीज, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। बट बी बोलता है ठीक है, तुम मुझे 1000 रुपए दे देना, उसके एवज में मैं तुम्हें कार्गो दूंगा जो कि लीगल है, प्लस मैं आपको इलीगल आइटम्स भी दूंगा इसी 1000 रुपए के एवज में। तो दोनों ही चीजें क्या हो गई यहां, ये पॉइंट पूरा के पूरा, दिस कंप्लीट एग्रीमेंट बिकम्स void. What's the matter with this thing, बाबा? ये पूरा के पूरा क्या हो जाता है? कंप्लीट void अग्रीमेंट। रीजन बीइंग कि इसको सेपरेट नहीं कर सकते बेटा, कार्गो और इलीगल आइटम 1000 रुपए के बदले में ही दिया जा रहा है। अब 57 पे एक एग्जांपल ले, 57 पे वही एग्जांपल ले लेते जो इन्होंने खुद दिया था उस पर्टिकुलर एग्जांपल में। आओ जरा 58 का मैं आपको वापस से एग्जांपल दिखाऊं। देखो इलस्ट्रेशन खुद दे रखा है 57 में। 57 में क्या बोला कि 5000 रुपए में या तो आप 10,000 में घर ले लो, या 5000 में उसको आप इलीगल पर्पस दैट इज गैम्बलिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। A says to B that there are two situations. A says to B कि मैं अपना घर बेच रहा हूं, ये पर्टिकुलर घर है, या मान लो रेंट पे दूंगा। अगर आप इसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करते हो तब तो अमाउंट है 10,000। ठीक है। एंड अगर आप इसको गैम्बलिंग के लिए यूज करते हो तो
तो घर का अमाउंट है 50,000, सर्कमस्टांस लगा दिया है। तो ये वाला पार्ट क्या है, दिस वन इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसको सेपरेट कर सकते हैं। बट ये वाली कंडीशन क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। क्या है ये, वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि दोनों में से कोई एक सर्कमस्टांस है। गॉट इट। ये ब्रांच कौन सी है, ये लीगल ब्रांच है। ये कौन सी ब्रांच है, ये इलीगल ब्रांच है। इसमें लीगल प्लस इलीगल दोनों था, ये सेपरेबल नहीं है कंसिडरेशन, और एक ही चीज के एवज में कंसिडरेशन मिल रहा है। यहां अलग अलग कंसिडरेशन और अलग अलग चीजें हैं, एक ही कॉन्ट्रैक्ट में दो दो चीजें बोल दी है। अब आइए जरा 58 पे चले। 58 पे क्या बोलता है, 58 में इट सेज, ए कहता है बी को कि लिसन आई एम गोइंग टू गिव यू 1,000 रुपीज। तो बी कहता है उसके एवज में आई विल गिव यू आइदर राइस और ओपियम। ये आपकी चॉइस है, या तो आप राइस ले लो या फिर आप ओपियम ले लो, या तो आप राइस ले लो या फिर आप ओपियम ले लो। तो आपको चॉइस दे देना बेटा। और तो राइस वाला तो हो गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और आपका ओपियम वाला हो गया है वॉइड एग्रीमेंट। क्या हो गया है, वॉइड एग्रीमेंट हो गया है। गॉट इट। तो देयर इज एन ऑल्टरनेटिव चॉइस जो आपको यहां पर दे रखा है, और ये इलस्ट्रेशंस जो है आप याद रखेंगे, और यहीं पर हमारा जो लेक्चर है आज का वाइंड अप होता है। इसी के साथ विश्वास दिवस के उपलक्ष्य में जस्टिस 3.0 जुडिशरी फाउंडेशन बैच पे चल रहा है 64% तक का हेवी डिस्काउंट। आप PW ऐप पर जाके इस पूरे बैच का जो है स्पेसिफिक फीचर्स एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की PDF, तो ये PDF आप PW ऐप पर जाकर इस पर्टिकुलर फ्री बैच को एनरोल करके एक्सेस कर सकते हो। ध्यान रखना है ये बैच 31 दिसंबर 2025 तक ही अवेलेबल है। वहां पर YouTube पर तो क्लासेस रहेगी, वहां पर आप 31 दिसंबर तक ही ऐप में से PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो सेशन था स्पेसिफिकली हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मैटर में सेक्शन नंबर 51 से लेके 58, और बहुत बारीकी से हमने 24, 57 एंड 58 पढ़ा। इन तीनों को घर जाके होमवर्क जरूर देखना, और ये एज इट इज इलस्ट्रेशन बना लोगे तो दिमाग में क्लियर रहेगा और कहां है चॉइस, कहां है एंड, कहां है सेपरेबल, कहां है और कहां नहीं है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेस सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।